नमस्कार। आज की तारीख है गुरुवार 11 दिसंबर 2025। आज की खबरों में एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। चाहे वो संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था हो या तकनीक, हर जगह स्थापित नियमों और जमीनी हकीकत के बीच एक तनाव है, एक तरह की खींचतान है। सही बात है। आज हम यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के नजरिए से इसी खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अखबारों से निकाले गए कुछ सवाल हैं, तो चलिए इनमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ सही और गलत जवाब बताना नहीं है, मतलब ये तो है ही, पर उससे ज्यादा ये समझना है कि ये खबरें असल में हमें दुनिया के बारे में क्या बता रही है। हाँ, ये देखना है कि एक छोटा सा तथ्य, जैसे किसी संगठन का मुख्यालय या एक रिपोर्ट का कोई आंकड़ा, कैसे बड़ी भू राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करता है। बहुत खूब। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं, जो संस्कृति और वैश्विक मान्यता से जुड़ी है। सवाल यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के बारे में है। अच्छा। सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला, दीपावली को हाल ही में सूची में शामिल किया गया है। दूसरा, ये इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय त्योहार है। और तीसरा, इसे सूची में डालने का मतलब है कि ये लुप्त होने के खतरे में है और इसे तत्काल बचाने की जरूरत है। ये एक बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि परीक्षक कैसे तथ्यों की परतों में, मतलब एक जाल सा बिछाते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ पहला कथन सही है। दीपावली को हाल ही में पोलैंड के टोरुन शहर में हुए यूनेस्को के 20वें सत्र में इस सूची में शामिल किया गया। ये तो एक सीधी सपाट खबर है। ठीक है। लेकिन असली पेंच वो दूसरे और तीसरे कथन में है। मुझे भी सच कहूं तो दूसरे कथन पर थोड़ा शक था। दीपावली को शामिल करना एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, लेकिन भारत में तो त्योहारों की इतनी समृद्ध परंपरा है। क्या वाकई इससे पहले किसी भी त्योहार को ये दर्जा नहीं मिला था? ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। और आपका शक बिल्कुल सही है। यही वो आम गलती है जिसे परीक्षक पकड़ना चाहते हैं। अच्छा। ये पहला भारतीय त्योहार नहीं है। इससे पहले 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा और उससे भी पहले 2017 में कुंभ मेले को इस सूची में जगह मिल चुकी है। ओहो, तो 2 और पहले से है। जी हाँ। तो ये दिखाता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय सिर्फ नई घटना को नहीं, बल्कि उसके पूरे संदर्भ को, उसके इतिहास को जानना कितना जरूरी है। सही बात है। अब आते हैं तीसरे कथन पर, जो इसे लुप्त होने के खतरे से जोड़ता है। ये तो दिवाली जैसे जीवंत त्योहार के लिए काफी अजीब बात लगती है। हाँ, और यहीं पर एक और बारीक जानकारी छिपी है। यूनेस्को असल में 2 अलग-अलग सूचियां रखता है। 2 सूचियां? हाँ, एक है प्रतिनिधि सूची, यानी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, जिसमें दिवाली को शामिल किया गया है। इसका मकसद किसी सांस्कृतिक विरासत की पहचान और उसके महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, जागरूकता। और दूसरी सूची है तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली सूची, यानी लिस्ट इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग। इसमें उन विरासतों को रखा जाता है जो सच में खत्म होने की कगार पर हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब दीपावली को शामिल करना खतरे का संकेत नहीं, बल्कि एक सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल। अगर मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये टॉपिक तो सीधा सीधा जीएस पेपर 1 में भारतीय संस्कृति वाले हिस्से से जुड़ जाता है। हम यहाँ भारतीय सॉफ्ट पावर के विस्तार की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट पावर सिर्फ सांस्कृतिक प्रभावता की सीमित नहीं है। जब दीपावली जैसी चीज को वैश्विक मान्यता मिलती है, तो ये पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यहाँ तक कि कूटनीतिक संबंधों में भी भारत की स्थिति को मजबूत करती है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत की विरासत सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि एक जीवित और प्रभावशाली शक्ति है। एक शक्ति जो दुनिया को जोड़ सकती है। जहां एक ओर भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में पहचान और जमीन को लेकर एक पुराना संघर्ष और भी उलझता जा रहा है। यमन की बात कर रही हैं आप? जी। हमारा अगला सवाल यमन से है, जहां सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी हाल ही में खबरों में थी। इसके बारे में 3 कथन है। पहला, ये यमन के उत्तरी प्रांतों में सक्रिय एक अलगाववादी संगठन है। दूसरा, इसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का राजनीतिक और सैन्य समर्थन हासिल है। और तीसरा, इसका लक्ष्य दक्षिण यमन की आज़ादी को फिर से बहाल करना है, जो 1990 तक एक अलग देश हुआ करता था। यमन का संघर्ष समझना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग गुट शामिल हैं।
इस सवाल में दूसरा और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला गलत है। हाँ, और उस एक शब्द उत्तरी में ही पूरा पैंच है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सवालों में भूगोल अक्सर निर्णायक हो जाता है। तो एसटीसी उत्तरी प्रांतों में क्यों सक्रिय नहीं है? क्योंकि उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। एसटीसी का प्रभाव और उसकी सक्रियता वो यमन के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों जैसे शबवा और हद्रामौत में है। अच्छा। तो एक शब्द उत्तरी की जगह दक्षिणी होने से पूरा समीकरण बदल जाता है। ये उन छोटी छोटी बातों में से एक है जो प्रीलिम्स में आपका स्कोर तय कर सकती हैं। नक्शे पर इन जगहों को देखे बिना इस तरह के सवालों को हल करना वो लगभग नामुमकिन है। और यूएई के समर्थन वाली बात, ये इस संघर्ष को कैसे प्रभावित करती है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि यमन का गृह युद्ध सिर्फ एक अंदरूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय प्रॉक्सी वॉर भी है, जिसमें सऊदी अरब और यूएई एक तरफ है और ईरान दूसरी तरफ। एसटीसी को यूएई का समर्थन मिलना इस बात का सबूत है कि यमन के भविष्य को लेकर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अंदर भी अलग अलग विचार हैं। मतलब गठबंधन में भी मतभेद है। हाँ, यूएई सऊदी अरब के विपरीत यमन के दक्षिणी हिस्से में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। देश बनाना है, जैसा कि तीसरा कथन कहता है। जी हाँ, यही उनके अस्तित्व का मूल उद्देश्य है। 1990 में उत्तरी और दक्षिणी यमन का एकीकरण तो हुआ था, लेकिन दक्षिण के कई लोग मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ और मतलब उत्तर ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। समझ गए। एसटीसी इसी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसी भी संगठन के बारे में पढ़ते समय 3 चीजें जरूरी हैं: उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका उद्देश्य और उसके अंतर्राष्ट्रीय समर्थक। ये जीएस पेपर 2 के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। यमन में जहां सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष जमीनी स्तर पर असमानता पैदा कर रहा है, वहीं एक नई रिपोर्ट दिखाती है कि भारत में आर्थिक असमानता की खाई भी कितनी गहरी और चिंताजनक है। विश्व असमानता रिपोर्ट की बात हो रही है। जी, हमारा अगला सवाल इसी विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 पर आधारित है। 3 कथन है। पहला, प्रगतिशील कराधान यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के कारण पिछले 5 सालों में भारत में आय की असमानता काफी कम हो गई है। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाले शीर्ष 10% लोगों के पास देश के कुल राष्ट्रीय आय का 50% से ज्यादा हिस्सा है। और तीसरा, देश की निचली 50% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 25% हिस्सा है। ये रिपोर्ट कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखती है जो किसी को भी चौंका सकते हैं। यहाँ केवल दूसरा कथन सही है और इस सवाल के गलत विकल्प उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि सही वाला। तो पहले कथन से शुरू करते हैं। ये दावा कि प्रगतिशील टैक्स प्रणाली से असमानता कम हुई है, रिपोर्ट के हिसाब से गलत क्यों है? देखिए, रिपोर्ट के आंकड़े इस दावे का समर्थन ही नहीं करते, बल्कि रिपोर्ट ये उजागर करती है कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक बना हुआ है। अच्छा। तथ्य ये है कि भारत में शीर्ष 1% आबादी राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा कमाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो असमानता के कम होने का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। समझ गई। अब दूसरे कथन पर आते हैं, जो कहता है कि शीर्ष 10% के पास 50% से ज्यादा आय है। ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। हाँ, और ये कथन बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 10% लोग राष्ट्रीय आय का ठीक 57% हिस्सा रखते हैं। 57%? जी, 57%। ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। मेंस के उत्तर में जब इस तरह का सटीक डेटा लिखा जाता है तो आपके तर्क का वजन कई गुना बढ़ जाता है। 57%। और अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, तीसरा कथन, जो निचली 50% आबादी के बारे में है। ये 25% का आंकड़ा क्यों गलत है? यहीं पर सवाल आपको फंसाने की कोशिश करता है। 25% एक अंदाजा लग सकता है, लेकिन असलियत वो इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो क्या है सही आंकड़ा? रिपोर्ट बताती है कि देश की निचली 50% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का केवल 15% हिस्सा है। सिर्फ 15%? हाँ, सिर्फ 15। सोचिए, आधी आबादी सिर्फ 15% पर गुजारा कर रही है, जबकि ऊपर के 10% लोग 57% पर काबिज हैं। ये 15% और 57% का आंकड़ा ही भारत में असमानता की पूरी कहानी कह देता है। ये जीएस पेपर 3 में समावेशी विकास से जुड़े किसी भी सवाल के लिए एक बेहद शक्तिशाली आंकड़ा है। इन आंकड़ों से साफ है कि आर्थिक नीतियां बनाने में कितनी बड़ी चुनौती है। नीतियों की बात करें तो चलिए एक ऐसे ही बड़े नीतिगत बदलाव पर नजर डालते हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल दुनिया में किया है। सोशल मीडिया वाला कानून। जी, हमारा अगला सवाल डिजिटल सुरक्षा से जुड़े एक नए ऑस्ट्रेलियाई कानून पर है। कथन है,
पहला, ये नया कानून 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने से पूरी तरह रोकता है। ठीक है। दूसरा, अगर माता-पिता अपनी सहमति दें तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कानून से छूट मिल सकती है। और तीसरा, उम्र का सत्यापन करने और कानून को लागू करने की सारी कानूनी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी, न कि यूजर्स या उनके माता-पिता की। ये एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं साहसिक कदम है। यहाँ पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। हाँ, और वही इस कानून को दुनिया के बाकी कानूनों से अलग बनाता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है जहां सोशल मीडिया के लिए 16 साल की न्यूनतम उम्र तय की गई है। लेकिन दूसरे कथन में जो माता-पिता की सहमति वाली बात है, वो गलत क्यों है? ज्यादातर जगहों पर तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल, और यही इस कानून की खासियत है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का दृष्टिकोण एकदम अलग है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि माता-पिता की सहमति इस प्रतिबंध को खत्म नहीं कर सकती। मतलब कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं, कोई अपवाद नहीं। ये एक बहुत ही कठोर नियम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाना है। ये तो वाकई एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये बहस के केंद्र को माता-पिता की जिम्मेदारी से हटाकर सीधे प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर ले आता है। तो इसका मतलब तीसरा कथन भी सही है, सारी जिम्मेदारी कंपनियों की। बिल्कुल, जी हाँ, कानून का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उम्र को सत्यापित करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने से लेकर ये सुनिश्चित करने तक कि कोई बच्चा नियम तोड़कर प्लेटफॉर्म पर ना आए, सारी जिम्मेदारी टेक कंपनियों पर डाली गई है। और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो? अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहती हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सजा यूजर या माता-पिता को नहीं, बल्कि कंपनी को मिलेगी। ये दिखाता है कि सरकार अब टेक कंपनियों को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेह मान रही है। ये मामला जीएस पेपर 2 मतलब सरकारी नीतियां और जीएस पेपर 3 साइबर सुरक्षा दोनों के लिए बहुत प्रासंगिक है। भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर लगातार बहस चलती रहती है। ये कानून एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसका उल्लेख नीतिगत उत्तरों में किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक देश ने समस्या से निपटने के लिए एक कठोर रास्ता चुना है। तकनीक से जुड़ी इस बहस से अब एक और तरह की तकनीक पर चलते हैं जिसका संबंध सीधे-सीधे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से है। आज का आखिरी सवाल एक तकनीकी शब्द पर है, नॉन रोटेटिंग स्वैश प्लेट बेरिंग या NRSB। NRSB, ठीक है। ये शब्द किससे संबंधित है? विकल्प है A इलेक्ट्रिक वाहन, B पवन टरबाइन, C एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव या D हाई स्पीड रेलवे ब्रेकिंग सिस्टम। ये उन सवालों में से है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में सीधे अखबार की सुर्खियों से उठाए जाते हैं। इसका सही जवाब है C एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव। ALH ध्रुव, जी, ये उसके रोटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक है। ये सुनने में काफी जटिल लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये स्वैश प्लेट बेरिंग क्या होता है और ये खबरों में क्यों था? जरूर। ऐसे समझिए कि स्वैश प्लेट हेलीकॉप्टर का वो हिस्सा है जो पायलट के कंट्रोल स्टिक के इशारों को पंखुड़ियों की भाषा में बदलता है। अच्छा। जब पायलट स्टिक को आगे करता है तो स्वैश प्लेट पंखुड़ियों का कोण इस तरह बदलता है कि हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है। नॉन रोटेटिंग स्वैश प्लेट बेरिंग यानी NRSB इसी जटिल सिस्टम का एक पुर्जा है। और ये खबरों में क्यों था? ये खबरों में इसलिए था क्योंकि हाल ही में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों में कुछ दुर्घटनाएं हुई जिनकी जांच में पाया गया कि एक खास कंट्रोल रॉड में खराबी आई थी, जिसका संबंध इसी NRSB घटक से था। ओहो, तो ये एक सुरक्षा से जुड़ा मामला था। बिल्कुल। इसके बाद एक विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की है कि सभी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों में इस हिस्से को अनिवार्य रूप से बदला जाए या उसमें सुधार किया जाए। ये सवाल न सिर्फ GS पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ता है, बल्कि प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण यानी इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ता है, क्योंकि ALH ध्रुव एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। सही बात है। ये दिखाता है कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाना एक बात है और उनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता को लगातार सुनिश्चित करना वो एक अलग और निरंतर चुनौती है। तो आज हमने संस्कृति की सॉफ्ट पावर से लेकर यमन के जटिल संघर्ष तक, भारत की आर्थिक असमानता से लेकर ऑस्ट्रेलिया के कठोर डिजिटल कानून और अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर की तकनीकी चुनौतियों तक का सफर तय किया। ये दिखाता है कि हर खबर के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी होती है। और ये भी कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ना काफी नहीं है,
असली समझ अक्सर बारीकियां पकड़ने से आती है, जैसे यूनेस्को की 2 सूचियों के बीच का फर्क। हाँ, या यमन के नक्शे पर उत्तरी और दक्षिणी का महत्व। बिल्कुल। या असमानता रिपोर्ट के वो सटीक 15% और 57% के आंकड़े, या ऑस्ट्रेलियाई कानून में माता पिता की सहमति का ना होना। परीक्षा में यही छोटी छोटी बातें आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा के आधार पर सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक तरफा और कठोर नियम बनाया है, क्या वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा के लिए कोई एक समान मानक, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाना संभव है? ये आज के दौर का एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। या फिर अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय हित और सांस्कृतिक मूल्य हमेशा इसके आड़े आते रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए पढ़ते रहें और विश्लेषण करते रहें।